पाकिस्तानी टीवी शो है जो क्रिमिनल सर्जन और उन लोगों के बारे में है जो दुनिया से थोड़ा अलग बनना चाहते हैं। ये शो 1850s में सेट है और इसकी कहानी जैक डॉकिंस पर फोकस करती है, जो शो का मेन कैरेक्टर है। जैक, जिसे डॉज भी कहते हैं, पहले एक क्रिमिनल था, लेकिन अब वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ एक टैलेंटेड सर्जन बन गया है। वो इतना स्किल्ड है कि 20 सेकंड से भी कम वक्त में ऑपरेशन कर सकता है, यानी वो क्लियरली बाकी सर्जन से काफी बेटर है। लेकिन उसका बॉस इस बात को ओपनली कभी एक्सेप्ट नहीं करता, शायद ईगो की वजह से। जैक ने अपनी लाइफ का पूरा डायरेक्शन तब चेंज किया जब उसके अंकल फेगिन ने उसे 13 साल की उम्र में जेल में छोड़ दिया था। अब 28 साल का हो चुका जैक मरीन्स में काम कर चुका है और एक रेप्यूटेड सर्जन बन गया है। लेकिन कैप्टन गेन्स को उससे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम लगती है। इतना ही नहीं, गेन्स की वाइफ बार बार अपने स्टमक के नीचे वाले पेन के लिए स्पेशली जैक को ही दिखाना चाहती है, जो सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देता है। फिर एक दिन जैक को कुछ क्रिमिनल्स के बारे में फैसला लेना होता है। तब उसकी मुलाकात सालों बाद फेगिन से हो जाती है। जैक नेचुरली गुस्से में है क्योंकि फेगिन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। साथ ही उसे ये भी डर है कि कहीं फेगिन उसका क्रिमिनल पास्ट कॉलोनी के लोगों को न बता दे, जहां उसने बड़ी मुश्किल से एक नई पहचान बनाई है। डॉज फेगिन को अपने पास एक गुलाम की तरह रख लेता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि जैक को उसके उधार की वजह से जो जान का खतरा है उससे कैसे बचा जाए। पता चलता है कि जैक पर 26 पाउंड का कर्ज है और आयरनी ये है कि सर्जन होने के बावजूद वो लगभग कुछ कमा ही नहीं पा रहा। सिचुएशन टाइट है और पास्ट और प्रेजेंट दोनों उसके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे हमेशा होता है, जैक के पास अपना कुछ खास नहीं होता और फेगिन तैयार बैठा है उसे दोबारा जुर्म की दुनिया में खींचने के लिए। एक दिन जब दोनों डॉक्टर्स बनकर एक लेडी को चेक करने जाते हैं, तब उनकी नजर उसके गले में चमकते रूबीज पर पड़ती है। ऑब्वियसली फेगिन के दिमाग में फौरन प्लान बन जाता है। उसी शाम दोनों एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहां बेले नाम की एक यंग और बोल्ड लड़की जैक को सबके सामने लाइफ सर्जरी करने के लिए पुश करती है, बिना पेशेंट का हाथ या पैर काटे हुए। उस दौर में लोग थिएटर में कहानी के लिए नहीं बल्कि इस तरह के शॉकिंग सीन्स देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, जैसे वही असली एंटरटेनमेंट हो। जैक पहले हेजिटेट होता है, डर भी लगता है, लेकिन फिर वो सबके सामने कामयाब सर्जरी कर देता है। इधर फेगिन अपना काम कर चुका है। वो चुपके से उस लेडी के गले से रूबीज चुरा लेता है और नेकलेस जैक की पॉकेट में डाल देता है। बेली सब नोटिस कर लेती है। जब लेडी चिल्लाती है कि उसका हार गायब हो गया, तब बेली स्मार्ट मूव करके जैक को बचाती है। वो नेकलेस उसकी पॉकेट से निकाल कर एक्सक्यूज बना देती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। वैसे बेली को सच में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब वो रूम में जाते हैं, जैक एक स्टेथोस्कोप से उसे चेक करता है और एबनॉर्मेलिटी पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल जैक को झटका लगता है जब बेली कामली बोलती है कि वो हेल्प के लिए चिल्लाएगी और उसे जेल भिजवा देगी, जहां उसका हाथ काट दिया जाएगा क्योंकि उसने अपना डेब्ट पे नहीं किया। बेसिकली बेली उसे ब्लैकमेल कर रही है। उसकी डिमांड सिंपल है, जैक उसे ट्रेन करे और उसे हिस्ट्री की पहली फीमेल सर्जन बनने में हेल्प करे। यानी अब गेम बेली के हाथ में है। जैक के पास सिर्फ 2 पाउंड्स हैं और ऊपर से फेगिन ने जो रूबीज चुराए थे उनका भी कोई सीधा फायदा नहीं उठाता। बजाय इसके वो उन रूबीज और किसी औरत की टेलबोन से एक अजीब सा हॉलो रेलिक बनाकर चर्च को देने की कोशिश करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैक को अपने 2 पाउंड्स को 26 पाउंड्स कैसे दिखाना है, वरना उसका हाथ काट दिया जाएगा। इसके बाद वो डेरियस के साथ कार्ड्स खेलने बैठता है, वही आदमी जो उसका हाथ काटने वाला था। सिचुएशन लिटरली लाइफ और हैंड वाली है। इस बार जैक गेम जीत जाता है। उसे पैसा दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो सेफली वहाँ से निकल जाता है। शो का एक मेजर डायनेमिक है जैक डॉकिंस और डॉक्टर स्नीड के बीच का क्लैश। ये कंट्रास्ट बेसिकली दिखाता है कि जैक का बैकग्राउंड कितना डिफरेंट है। डॉज ने नेवी में ऑन द जॉब सीख कर सर्जन बनना स्टार्ट किया, फिर पोर्ट विक्ट्री में काम मिल गया। दूसरी तरफ स्नीड है ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, प्रॉपर क्लासी बैकग्राउंड वाला बंदा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थ्योरी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद प्रैक्टिकल में वो ऑलमोस्ट यूजलेस है। सर्जरी में हार्ट टाइट है, कॉन्फिडेंस फेक है और बार बार गलती करता है, जिसका मेस यूजुअली डॉज को क्लीन करना पड़ता है। फिर भी स्नीड का एम्बिशन आसमान छूता है। पोर्ट विक्ट्री का करंट चीफ सर्जन प्रोफेसर एलिस्टर मैग्रेगोर एक अल्कोहलिक है और लगता है जल्दी रिटायर होने वाला है, मतलब टॉप पोजीशन खाली होने वाली है। स्नीड तो पहले से ही सपने देख रहा है कि वो ही अगला चीफ सर्जन बनेगा। इधर डॉज को प्रमोशंस में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं, बंदा बस अपना काम करता है। लेकिन बेली जो गवर्नर की बेटी है और डॉज के साथ मिलकर मेडिकल इनोवेशंस कर रही है, उसे समझ आता है कि अगर स्नीड चीफ बन गया तो कॉलोनी का मेडिकल प्रोग्रेस रुक जाएगा। वो जैक को एहसास दिलाती है कि ये पोजीशन मैटर करती है। डॉज को लगता है कि बेली का मोटिव थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट वाला है,
क्योंकि स्नीड काफी कंजर्वेटिव है और वो कभी बेली को सर्जिकल थिएटर में एंट्री नहीं देगा। तो बेसिकली ये सिर्फ ईगो क्लैश नहीं है, ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इन पोर्ट विक्ट्री का बैटल है और डॉज को डिसाइड करना है कि वो साइड लाइन में रहेगा या गेम में एक्टिवली उतरेगा। आखिरकार डॉज बेली का गवर्नमेंट हाउस वाला डिनर इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है, जहां नेक्स्ट चीफ सर्जन के बारे में डिस्कशन होने वाला है। वहीं से टेंशन पूरी तरह शुरू हो जाती है। स्नीड जो पहले ही इनसिक्योर है, डॉज को इतना प्रोवोक करता है कि बात सीधा कन्फ्रंटेशन तक पहुंच जाती है, स्पेशली जब डॉज पर अनपढ़ होने का ताना मारा जाता है। ये इंसल्ट उसके पास्ट को छू जाता है, इसलिए मैटर और पर्सनल हो जाता है। और चीफ सर्जन की रेस ही सिर्फ इशू नहीं है, दोनों बेली के लिए भी कम्पीट कर रहे हैं। बस डॉज को ये बात एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगता है। स्नीड तो सीधा प्रपोजल तक पहुंच जाता है, लेकिन बेली उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर एक केस में डॉज और बेली उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं जिसे स्नीड ने रिफ्यूज कर दिया था। ये बात स्नीड को और भड़का देती है और सिचुएशन ड्यूएल तक पहुंच जाती है। ड्यूएल सस्पेंड होने के बाद भी कियोस में स्नीड गलती से गोली का शिकार हो जाता है, क्योंकि डॉज की जगह फेगिन आ जाता है और स्नीड की जगह कोई और। सर्जरी के वक्त जख्मी स्नीड को फाइनली मानना पड़ता है कि डॉज बेटर सर्जन है, या कम से कम प्रोफेसर से तो डेफिनेटली बेटर, जो उसका पैर काटने वाला था। इसी इंटेंस ऑपरेशन के दौरान डॉज और बेली अपना किस शेयर करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, छुप छुप कर मिलते हैं जब भी चांस मिलता है। लेकिन बेली एक क्लियर बाउंड्री सेट करती है, शादी से पहले कुछ नहीं होगा। डॉज को ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि उन दोनों के सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब रोमांस स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री सॉलिड है, पर रियलिटी भी उतनी ही टफ है। बेली जहाँ शादी के प्रेशर से बचने के लिए फुल रेबल मोड में रहती है, स्पेशली जब बात स्नीड से शादी की आती है, वहीं उसकी छोटी बहन फैनी का पूरा फोकस ही डॉक्टर स्नीड पर है। बेचारी पूरा सीजन उसके सपने देखती रहती है, एक ऐसे आदमी के लिए जो ऑनेस्टली उसके लायक ही नहीं। सबसे पहले तो स्नीड की नजर बेले पर होती है, और जब वो बेले को प्रपोज करता भी है तब भी आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं होती। बस इतना कहता है कि शादी के बाद प्यार हो जाएगा। मतलब रोमांस 0, कैलकुलेशन 100%। क्लियर है कि उसका असली गोल गवर्नर की फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना है। इसलिए बेले फैनी को सच बताती रहती है कि स्नीड किसी से भी शादी कर लेगा अगर उसे फैमिली में एंट्री मिले। फिर जब स्नीड हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा होता है, फैनी डिसाइड करती है कि अब वेट नहीं करेगी, वो खुद ही जाकर उसे किस करेगी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, पिछली रात उसने उसे अपने बेक ट्रीट्स और स्पाइसी पेपर जेली खिला दी थी, जो उसके मुंह को लिटरली जला चुके हैं। तो जब फैनी हॉस्पिटल उससे मिलने जाती है, स्नीड उस पर चिल्ला पड़ता है और फैनी फाइनली मूव ऑन करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट एंट्री होती है ओलिवर ट्विस्ट की। हाँ, वही ओलिवर ट्विस्ट जो ओरिजिनली चार्ल्स डिकन के फेमस नॉवल ओलिवर ट्विस्ट का मेन कैरेक्टर था। ओरिजिनल स्टोरी में ओलिवर एक इनोसेंट बेचारा ऑर्फन होता है जो लंदन की क्राइम दुनिया में फंस जाता है और फेगिन के गैंग के साथ रहने लगता है। लेकिन द आर्टफुल डॉजर में ट्विस्ट ये है कि ओलिवर बड़ा हो चुका है। अब वो पोर्ट विक्ट्री में बैंक ऑफ इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया है, ताकि कॉलोनी के सोने को जमा करे, जिससे बाद में उसे सिक्कों में बदला जा सके। पहले फैनी को वो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन बस 10 सेकंड की फ्लर्टिंग में ही वो उसे इम्प्रेस कर देता है। उस रात डिनर पर ही वो घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर देता है और फैनी हाँ बोल देती है। अगले ही दिन वो उसके साथ डॉग की तरफ जा रही होती है। पता चलता है कि ओलिवर गोल्ड चुराकर भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन शॉकिंगली गोल्ड उसकी गाड़ी से ही गायब हो जाता है। मतलब चोर को भी किसी ने चूना लगा दिया। वहीं रेड शुरू से ही डॉज और फैगिन के लिए एक हेडेक बनी हुई है। जब भी ये दोनों किसी टारगेट पर नजर रखते हैं, रेड उनसे पहले ही काम निपटा कर माल ले जाती है और इल्जाम इन बेचारों पर आ जाता है। असल में रेड कैप्टन गेन्स के घर में धोबिन बनकर काम कर रही थी। वो 200 गैलन्स उड़ा देती है। बाद में सिचुएशन ऐसी बनती है कि रेड, डॉज और फैगिन को कुछ वक्त के लिए टीम अप करना पड़ता है। प्लान ये होता है कि 200 गैलन वापस करके डेरियस और गेन्स की वाइफ पर इल्जाम डाल दिया जाए। इस चाल से इन्हें 20 गैलन्स रिवॉर्ड मिलते हैं और डॉज फैगिन पर से शक हट जाता है। लेकिन कैप्टन गेन्स का डाउट फुल्ली कभी खत्म नहीं होता। फिर आता है अल्कोहल प्रोहिबिशन का छोटा सा फेज। रेड एक गाड़ी लूटने की कोशिश करती है जो शराब से भरी हुई थी, पर वो पकड़ी जाती है और जेल पहुंच जाती है। गेन्स को तब शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सिंपल सी धोबिन ही असल में खतरनाक जंगली बागी रेड है। लेकिन ये सब तमाशा तब खत्म हो जाता है जब पता चलता है कि रेड प्रेग्नेंट है। डॉज किसी तरह जज की परमिशन लेकर उसे डिलीवरी रूम तक ले जाता है, लेकिन रेड एक क्लियर बाउंड्री सेट करती है, कोई मर्द उसे टच नहीं करेगा। तो डॉज को बेली को लाना पड़ता है और नर्स हेटी के साथ मिलकर बेली सी सेक्शन परफॉर्म करती है। सीन इंटेंस है, लेकिन सर्जरी कामयाब होती है। प्रॉब्लम यह है कि रेड फिर से डेथ रो पर है।
तो फेगिन और टिम, जो रेड का हस्बैंड है, एक रिस्की प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। मॉर्ग से एक लाश लाकर स्विच कर देते हैं। ड्रंक प्रोफेसर मैग्रेगोर उस डेथ पर साइन कर देता है बिना प्रॉपर्ली चेक किए, और इस तरह रेड ऑफिशियली मर जाती है। लेकिन एक्चुअली वो चुपचाप गायब हो जाती है ताकि आजाद रहकर अपनी बेटी की परवरिश कर सके। पूरे सीजन के दौरान फेगिन छुप छुप कर एक शेडी आदमी से मिलता रहता है, मॉन्क्स। ये कैरेक्टर डायरेक्टली चार्ल्स डिकेंस के ओरिजिनल नॉवल से आया है और वहाँ भी वो बिल्कुल ब्रूटल टाइप का बंदा है जो दूसरों की बर्बादी देखकर खुश होता है ताकि खुद पैसा और कंफर्ट हासिल कर सके। शो में रिवील होता है कि फेगिन और मॉन्क्स एक बड़ा हाइस्ट प्लान कर रहे थे, और वो भी 1 साल से ज्यादा टाइम से। मतलब फेगिन का पोर्ट विक्ट्री आना कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसने जानबूझकर खुद को अरेस्ट करवाया और पैनल कॉलोनी आ गया, क्योंकि उसे पता था कि डॉज वहाँ होगा और सही वक्त पर उनके काम आएगा। जब डॉज फाइनली मॉन्क्स को देखता है तो उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लंदन में जो बिट्रेयल हुआ था उसके लिए वो सीधा मॉन्क्स पर हाथ उठाने को तैयार हो जाता है, और जब फेगिन कैजुअली बताता है कि ये सब उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था, तब डॉज को और भी ज्यादा धोखा फील होता है। जिस अंकल ने उसे बचपन में जेल में छोड़ दिया, वो फिर से उसकी लाइफ को चेस पीसेस की तरह यूज कर रहा था। फेगिन और मॉन्क्स असल में पोर्ट विक्ट्री इसलिए आए थे क्योंकि जो गोल्ड इंग्लैंड भेजना था, जिससे कॉलोनी के लिए करेंसी मिंट होती थी, वही उनका मेन टारगेट था। लेकिन बीच में एंट्री होती है ओलिवर ट्विस्ट की, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है। ट्विस्ट डॉज और फेगिन को पहचान लेता है और डॉज को गवर्नमेंट हाउस के डिनर पर भी इनवाइट करता है। डॉज का प्लान सिंपल था, ट्विस्ट और गवर्नर दोनों की कीज चुरा लो ताकि खजाने का एक्सेस मिल जाए। प्लान ऑलमोस्ट काम कर जाता है, लेकिन जब संदूक फाइनली खुलता है तो अंदर सोने की जगह सिर्फ रेत मिलती है। ऊपर से फेगिन पकड़ा भी जाता है। कैप्टन गेन्स डील ऑफर करता है, अगर फेगिन डॉज को प्रूफ के साथ पकड़वा दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मतलब बिट्रेयल का प्रेशर फुल ऑन। फिर उन्हें समझ आता है कि गोल्ड सिर्फ डेरियस ही हटा सकता था, वही डेरियस जिसे उन्होंने पहले जज को रिश्वत देकर डेथ रो से बचाया था। जब वो उनके पास पहुंचते हैं, पता चलता है कि डेरियस एक्चुअली ओलिवर ट्विस्ट के साथ मिला हुआ है, और ट्विस्ट जो बचपन में इनोसेंट था अब काफी करप्ट हो चुका है। थोड़ी सी प्रेशर टैक्टिक्स के बाद उन्हें पता चल जाता है कि गोल्ड कहाँ छुपा है। वो ट्विस्ट की गाड़ी से संदूक चुरा लेते हैं, इस बार असली गोल्ड के साथ, और साथ ही वो पेपर्स भी मिल जाते हैं जो प्रूफ करता है कि लंदन में डॉज के नाम डेथ वारंट इशू हुआ था। ट्विस्ट का मेंटल ब्रेकडाउन देखने लायक होता है। गोल्ड को वो लोग रॉटी के पास सेफ रख देते हैं, लेकिन रॉटी भी अपना गेम खेल रही होती है। वो गवर्नर के करीब आती जा रही है, जो उसके ब्रॉथल का रेगुलर कस्टमर है, और उसे बचाने के लिए गोल्ड वापस गवर्नर को दे देती है ताकि कोई स्कैंडल ना हो। इस पॉइंट पर भी लगता है कि फेगिन शायद डॉज को डबल क्रॉस कर देगा। दूसरी तरफ बेली का पूरा फोकस मेडिसिन पर है। वो द लैंसेट नाम के मेडिकल जर्नल से ऑब्सेस्ड है और सर्जन बनकर दुनिया में बदलाव लाना चाहती है। प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम एक औरत के लिए सर्जरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ड्रीम था। तब एंट्री होती है डॉज की। स्नीड जैसे कंजर्वेटिव सर्जन के ऑपोजिट डॉज कम से कम नए आइडिया सुनने को रेडी रहता है। शुरू में स्केप्टिकल होता है, लेकिन अगर पेशेंट्स की जान बच सकती हो तो रिस्क लेने को तैयार है। बेली की सपोर्ट से वो एनेस्थीसिया और प्रॉपर डिसइंफेक्शन जैसे इनोवेशन इंट्रोड्यूस करते हैं जो उस टाइम रेवोल्यूशनरी थे। दोनों मिलकर काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करते हैं। कैरोटिड एन्यूरिज्म ट्रीट करना हो या एक ब्लाइंड नेविगेटर की आईसाइट किसी तरह वापस लाना, उनकी पार्टनरशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं, प्रोफेशनल लेवल पर भी पावरफुल बन जाती है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, प्रोग्रेस और रिबेलियन की भी स्टोरी है। डॉज बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, जैसे स्नीड उसे ताना मार कर बोलता रहता है, लेकिन हाँ, उसमें डिस्लेक्सिया के साइन क्लियरली दिखते हैं। इसलिए जब बेली पुराने मेडिकल जर्नल्स और ट्रीटीज में घुसी रहती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, डॉज के लिए भी एक ब्रिज बन जाती है। वो उसे डिटेल में नए सर्जिकल प्रोसीजर समझाती है, डायग्राम्स और डिस्क्रिप्शंस के जरिए। लेकिन इस सब के बीच बेली खुद एक सीरियस मेडिकल कंडीशन से जूझ रही होती है। शायद इसीलिए वो डॉज को इतना पुश करती है ताकि एक दिन वो अपना ऑपरेशन करवा सके, एओर्टिक एन्यूरिज्म, जो कभी भी उसकी जान ले सकता है। जब स्नीड उसे डायग्नोस करता है, वो बस बुक्स देखकर बोल देता है कि तुम इतनी यंग हो, ये पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ एक अल्सर है। थ्योरी पर ओवर कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकल में जीरो। हाइस्ट वाली रात जब डॉज रेड कोट से भाग रहा होता है, वो बेली के बेडरूम में पहुंच जाता है। वहीं वो बताता है कि लेडी जेन यानी बेली की मॉम ने उसे बेली से बात करने या सर्जरीज में इन्वॉल्व करने के लिए सख्ती से मना किया था। तब बेली अपनी हार्ट कंडीशन कन्फेस करती है। वो कहती है कि अगर उसकी लाइफ छोटी होने वाली है तो कम से कम वो उसे पूरी तरह जीना चाहती है। अगली सुबह लेडी जेन उन्हें पकड़ लेती हैं। बेली को लॉक कर दिया जाता है और डॉज को जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर भी बेली चुपके से निकलकर डॉज के साथ अपने हार्ट सर्जरी का प्रोसीजर प्लान करने की कोशिश करती है।
पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। सीजन 1 के आखिर में जब डॉज फाइनली प्रोसीजर समझ लेता है, वो फुल डेस्परेट हीरो मोड में चला जाता है। एक रेड कोट को नॉकआउट करता है, उसकी पिस्टल चुरा लेता है, बेली को बेसिकली किडनैप करता है और हॉस्पिटल ले जाकर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो उसकी जान बचा लेता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। कैप्टन गेन्स उसे अरेस्ट कर लेता है और मार्केट स्क्वायर की तरफ ले जा रहा होता है। तब फेगिन एंट्री मारता है, ट्विस्ट से मिला हुआ डॉज का डेथ वारंट हाथ में लिए हुए। लगता है गेम ओवर। रेड, जिसे गेन्स मरा हुआ समझ रहा था, अचानक आकर गन से गेन्स को गोली मार देती है। उसका खून बहता रहता है। आखिर में फेगिन और डॉज दोनों जेल में होते हैं, लेकिन फेगिन उसकी नजरों से बचकर गेन्स का प्रॉमिस पार्डन और एक सोने का इनगॉट अपने पास रख लेता है। मतलब उसके पास भागने का प्लान तैयार है और वो डॉज से प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे अपना गुलाम बनाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 की शुरुआत में डॉज ने उससे कहा था। सीजन का आखिर थोड़ा डार्क है, लेकिन एक उम्मीद भी है। अब देखना ये है कि सीजन 2 में ये दोनों फिर से कौन सा नया गेम खेलते हैं। मैं जल्दी ही सीजन 2 भी अपलोड करूंगी, जरूर देखिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।